पंक्ति अवयव क्या है? ये पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स क्या होता है? पंक्ति अवयव तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे ये 1 2 3 4 ये एक अवयव ले लिया हमने, मान लो ये एडेस है। तो पंक्ति की संख्या कितनी है इसमें? एक, और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 है। अवयव की कोटि कितनी है? 1 क्रॉस 4। तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति विद्यमान हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है पंक्ति अवयव कहलाता है। ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर देखेंगे हम, स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है स्तंभ अवयव। जैसे इसमें पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति थी, तो स्तंभ अवयव में क्या होना चाहिए? केवल एक स्तंभ होना चाहिए। तो एक स्तंभ बना देते हैं हम। यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब देखो स्तंभ पंक्तियों की संख्या काउंट करें। पहले कोटि लिखते समय ध्यान रखना है पहले पंक्तियों की संख्या लिखे। तो ये 1 2 3 4 पंक्तियों की संख्या कितनी है? 4, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। कॉलम की संख्या कितनी है? 1 है। कोटि कितनी हो जाएगी? 4 क्रॉस 1, और ये कहलाएगा स्तंभ अवयव। परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। परिभाषा लिखते हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। उदाहरण ये है, जैसे b बराबर, ये उदाहरण है। नेक्स्ट डेफिनेशन में देखेंगे हम। अब हम पंक्ति और स्तंभों की संख्या के आधार पर अवयवों को वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, मान लो पंक्तियों की संख्या को हम दर्शाते हैं स्मॉल m से, और स्तंभ की संख्या को दर्शाते हैं हम स्मॉल n से। कितने केस पॉसिबल हैं? सबसे पहला, या m छोटा हो सकता है n से, दूसरा केस m बड़ा हो सकता है n से, और तीसरा m इक्वल n। ये 3 केस हैं। यानी पंक्तियों की संख्या कम, स्तंभों की अधिक, या तो पंक्तियों की संख्या अधिक और स्तंभों की संख्या कम, या तीसरा केस हो सकता है कि दोनों की संख्या बराबर। इसके आधार पर अवयवों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला, जब पंक्ति कम रहेंगे और स्तंभ ज्यादा रहेंगे तो अवयव का आकार कैसा रहेगा देखते हैं। पंक्तियों की संख्या कम लेना है, स्तंभों की संख्या ज्यादा लेना है। स्तंभों की संख्या ले लेते हैं हम। मान लो जैसे यहाँ ले लिया मैंने 1 2 3 4, और यहाँ ले लिया 5 6 7 और 8। अब देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 है। कोटि है 2 क्रॉस 4। अब इसका आकार देखो, ठीक है, आयताकार बना है, पर आयत भी कैसा है? क्षैतिज आयत है। तो इस प्रकार के अवयवों को बोलते हैं क्षैतिज अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, ये देखो 2 छोटा है, ये लेस देन 4, 2 छोटा है 4 से। ये वाला केस है m लेस देन n वाला, यानी पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार के अवयव को बोलते हैं क्षैतिज अवयव। दूसरी कंडीशन में देखते हैं हम इसको। यदि हम इसी को मैं पलट दूं तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 5 6 7 और 8। अब इस कंडीशन में क्या आ रहा है? पंक्ति देखो 1 2 3 4, 4 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 2 है। यानी पंक्तियों की संख्या अधिक है स्तंभ से। ये भी आयताकार है, पर किस तरह का आयत है? एक खड़ा आयत है। यह हम इसको बोलेंगे विज्ञान की भाषा में ऊर्ध्वाधर है। तो इसका नाम हो जाता है ऊर्ध्वाधर अवयव।
परिभाषा क्या है कि ऐसा अवयव, इस पहले ये वाला देखते हैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों से कम होती है तो इस अवयव को बोलते हैं क्षैतिज अवयव। ये एग्जाम्पल है इसका। दूसरा है ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। अब तीसरा, दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो इसका आकार जो है वो वर्ग की तरह हो जाएगा, तो उसको बोला जाएगा वर्गाकार अवयव। तो नया टॉपिक आ जाएगा हमारा वर्गाकार अवयव। तो यदि हम इस तरह से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अवयव लेते हैं इस प्रकार का। इसमें देखो 1 2 3, 3 पंक्ति है और स्तंभ भी 3 है, यानी कि m बराबर n हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो अवयव है इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। और ये बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है आगे चल के, इसी को हम आगे पढ़ेंगे, इसी को क्लासिफाई करेंगे। तो वर्ग अवयव जो है उसकी हम परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। वर्ग अवयव ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान रहती है, यानी इसमें हो जाएगा m बराबर n। उदाहरण c बराबर ये जो मैंने लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 3 क्रॉस 3, इसकी कोटि को ओनली 3 भी लिख सकते हैं वर्ग अवयव की। 3 का मतलब 3 क्रॉस 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था उसी को एक बार मैं फिर से लिखवाता हूँ रिमार्क बनाकर, कि इसमें 3 प्रकार के केसेस मैंने बताया था तुमको कि m लेस देन n, पंक्ति की संख्या स्तंभ से कम, तो क्या बोलते हैं, अवयव का नाम क्या है, क्षैतिज अवयव, है ना, क्षैतिज अवयव कहलाएगा। और m ग्रेटर देन n पर ये कहलाएगा ऊर्ध्वाधर अवयव, और m इक्वल n पर कहलाएगा वर्ग अवयव। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब हम वर्ग अवयव को आगे क्लासिफाई करते चलेंगे। अब वर्ग अवयव को यदि हम एक स्पेशल फॉर्म में ऐसा लिख दे कि ऐसा लिख दे, नहीं ये इस तरह से नहीं, इस तरह से लिख देते हैं कि इस तरह से, तो क्या हो रहा है कि ये जो है, ठीक है, इसको वर्ग अवयव का विकर्ण कहते हैं। हमने यहाँ पर बताया नहीं था, इसको देख लो, ये जो है इसे वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण कहते हैं, इसको वर्ग अवयव का मुख्य विकर्ण कहते हैं, जो इस तरह से रहता है मुख्य विकर्ण पर स्थित। तो देखिए हमने क्या किया इस उदाहरण में कि मुख्य विकर्ण पर हमने नॉन जीरो अवयव लिए हैं, अशून्य अवयव लिए हैं मुख्य विकर्ण पर, और बाकी सब अवयव कैसे लिए, शून्य। तो इस प्रकार का जो अवयव है उसको बोला जाता है विकर्ण अवयव। क्या बोला जाता है, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव की परिभाषा क्या हो जाएगी, ये यहाँ देखकर बता सकते हैं आप लोग कि विकर्ण अवयव यानी ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य रहते हैं, सभी अवयव शून्य रहते हैं, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव, ऐसा वर्ग अवयव लिखना था यहाँ पर, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, ये कहलाता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव कहलाता, ये विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज है, मुख्य विकर्ण अवयव पर भी पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि यदि यहाँ पर जो विकर्ण के जो अवयव है, जैसे इसको मैंने सेम ले लिए, बाकी तो जीरो होना चाहिए विकर्ण अवयव यदि है तो, इस प्रकार का कंडीशन ले लिया,
तो ये क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है, यानी ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान है, तो ये कहलाता है अदिश अवयव। तो अदिश अवयव में क्या हो जाता है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का मान एक जैसा रहता है, जैसे 2 2, या हम लिख दे 5 5 और 5, बाकी सभी जगह लिख दे 0 0, है ना। तो ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान रहते हैं, तो ये अदिश अवयव कहलाता है। तो अदिश अवयव को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स को अंग्रेजी में लिखना है तो डायगोनल मैट्रिक्स लिखना रहेगा। अदिश अवयव में क्या होता है? ऐसा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव से क्लियर है कि शेष सभी अवयव 0 है मुख्य विकर्ण को छोड़कर। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान रहते हैं, अवयव समान होते हैं, क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है। उदाहरण दर्शाएंगे यहाँ पर। ये एग्जाम्पल हो गया एक 1, एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2। ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ 2 2 लिखा है सेम, यहाँ सेम 5 5 लिखा है, तो इसको अदिश ही बोलेंगे। पर यदि मैं यहाँ 1 1 1 लिख दूं तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। उसका नाम हो जाएगा कौन सा? तत्समक अवयव हो जाएगा उसका नाम। यदि मैं इसको ऐसा करता हूँ 1 1 और 1, तो इसका नाम हो जाएगा तत्समक अवयव। इसका नाम हो जाएगा तत्समक अवयव और इसको दर्शाया जाएगा आई से। तो देखो, यदि मुख्य विकर्ण, क्या पढ़ा हमने कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो जाए, शेष सभी अवयव शून्य हो जाए तो उसको बोल देते हैं विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव में क्या हो जाता है? एक जैसे मान है यदि मुख्य विकर्ण पर तो उसको बोल देते हैं अदिश अवयव। लेकिन एक जैसे मान वाला ही अवयव यानी अदिश अवयव ही यदि उसका समान संख्याओं का मान 1 1 होता है तो उसे हम बोल देते हैं तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव वास्तव में क्या है? अदिश अवयव भी है, मुख्य विकर्ण अवयव भी है और वर्ग भी है। ये जो प्रत्येक डेफिनेशन अभी जो बताई हमने विकर्ण अवयव से, ये सब वर्ग अवयव रहेंगे तभी लागू होंगी। तो तत्समक के बारे में हम पढ़ रहे थे कि तत्समक में, अब तत्समक से संबंधित परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे। इसका संकेत बता देता हूँ मैं। I1 यानी कि I होता है, और इसको I1 या I, इसमें केवल एक अवयव रहता है, ये एकल अवयव भी रहता है। I2 का मतलब है कोटि 2 का तत्समक अवयव 1 0 0 1, और I3 का मतलब होता है कोटि 3 का तत्समक अवयव, ये ऐसा होता है। I4 का मतलब हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये कहलाता है I4। कई बार इसको ऐसे 4 3 2 नहीं लिख करके ओनली I भी लिखा जाएगा, ये तत्समक अवयव कहलाता है। अब एक शून्य अवयव परिभाषा है, जैसा कि नाम से क्लियर है, परिभाषा आप बुक से नोट कर लेना। शून्य अवयव यानी ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव इसको उसे दर्शाए सभी अवयव शून्य रहते हैं। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य रहते हैं उसको बोलते हैं शून्य अवयव। अब अवयवों की समानता यानी दो अवयव बराबर कैसे रहते हैं? अवयवों की समानता, दो अवयव बराबर कैसे होंगे? बराबर होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? दोनों की कोटियां बराबर होना चाहिए। कोटियां बराबर होना चाहिए और संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। देखो, ये इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, और ऐसे इसका संगत अवयव है। तो सबसे पहले इसकी कोटि कितनी है? 2 क्रॉस 3, और इसकी भी 2 क्रॉस 3। ये दोनों तभी बराबर होंगे जब पहली बात उनकी कोटियां बराबर होना चाहिए, और दूसरा प्रत्येक संगत अवयव बराबर होना चाहिए। अब संगत अवयव जैसे ये है, इसकी पोजीशन का नाम क्या है? यहाँ पर स्थित है तो इसकी पोजीशन का नाम, तो पोजीशन का भी नाम रहता है। मैं देखो बताता हूँ कैसे रहता है कि कोई अवयव है तो पोजीशन का नाम कैसे रखते हैं। ये जो पहला अवयव है, मान लो ये सब बता रहा हूँ मैं, इस तरह से लिखा है मैंने। तो ये देखो, यदि मैं कहूँ तो ये
पंक्ति नंबर 1 है, ये आर पंक्ति नंबर 2 है और ये 3 है। ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 है। तो ये जो अवयव रहता है, देखो ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम का है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे पंक्ति नंबर 1 कॉलम नंबर 1। फिर ये देखो पंक्ति नंबर क्या है, 1 है, कॉलम नंबर 2 है। फिर ये पंक्ति नंबर 1 कॉलम नंबर 3। तो इसकी पोजीशन का नाम, ये जो प्लेस है, प्लेस का नाम A11 है, इस प्लेस का नाम है A12 और इस प्लेस का नाम है A13। इस प्लेस का नाम क्या हो जाएगा, पंक्ति नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1, तो A21, फिर ये 2 और ये 2 A22 और A23। ऐसे ही इसका 31, 32 और 33 इस तरह से रहता है प्लेस का नाम। अब बात आती है कि अवयवों को जोड़ेंगे कैसे। अब हम अवयवों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे कि अवयवों को जोड़ते कैसे है और घटाते कैसे है, इस प्रकार से। अब प्रश्नावली देखेंगे हम 3.1। प्रश्नावली 3.1 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। का अवयव दिया हुआ है A बराबर, ठीक है, और उसके प्रश्न है, तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। देखो अवयव ये 3.1 है, क्वेश्चन सेट 3.1। प्रश्न क्रमांक हमारा है 1। इसमें एक अवयव A दिया हुआ है, इसमें वैल्यू है 2, 5, 19 माइनस का 7, फिर है 35 माइनस 2, 5/2 और ये 12। नेक्स्ट है √3, 1 माइनस 5 और 17। स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट है के लिए ज्ञात कीजिए पहला अवयव की कोटि। तो मैं आंसर लिखते चल रहा हूँ, अवयव की कोटि। कोटि यानी पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की। पंक्ति कितनी है, 1, 2, 3, तो 3 क्रॉस स्तंभ 1, 2, 3, 4, यह हो गई कोटि। सेकंड नंबर, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयव की जो संख्या है वो कोटि से निकल जाती है। 3 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो अवयव की संख्या 12 हो जाएगी। नेक्स्ट है अवयव के मान लिखना है, A13 का मान अभी समझाया था मैंने। A13 यानी ऐसा पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति ये है, तीसरा अवयव 1, 2, 3 क्या जाएगा 19 के बराबर। नेक्स्ट है A21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति ये है, इसका पहला अवयव क्या है 35। फिर नेक्स्ट है A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ये तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है -5। फिर इसमें आगे पूछा गया है A24 यानी दूसरी पंक्ति का चौथा, तो ये हो जाएगा 12 के बराबर। A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो हो जाएगा 5/2 के बराबर। ठीक है, ये पूरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव, ये नया क्वेश्चन है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। दो प्रश्न है यहाँ पर। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां यानी कितने प्रकार की कोटियां हो सकती है। दूसरा, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह से हल करेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 2, अवयव में पहले कंडीशन में पहला आंसर लिखेंगे हम। ये आंसर है पहला, यदि अवयव की कोटि कितनी ले लेते हैं, नहीं, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या बराबर से कितनी ले ली हमने 24 पहले केस में। तो संभव कोटियां क्या हो सकती है, संभव कोटियां देखो सबसे पहले 24 लाने के लिए हम 1 से टेबल से करेंगे। कोटि का अवयव कैसे निकाला था मैंने, यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ निकाला था, कोटियों का गुणा करा था तो अवयव आ गया। अब ये दिया है, ये लाना है हमें, है ना, अवयव की संख्या दी है, तो अवयव की संख्या 24 है। अब हमें देखना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर 24 आता है। तो हम 1 के पहाड़े से चालू करते हैं, तो 1 से करेंगे तो कितने बार पढ़ेंगे 24, 1 गुणा 24 करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी पहली कोटि हो जाएगी 1 क्रॉस 24। अगला 2 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है 12 बार में, तो अगली कोटि हो जाएगी 2 गुणा 12।
अब 3 के पहाड़े में कितने बार में आएगा? 8 बार में। तो कोटी हो जाएगी 3 × 8। फिर 4 के पहाड़े में कितने बार में आएगा? 6 बार में। तो 4 × 6, 5 के पहाड़े में आता नहीं है और 6 के पहाड़े में फिर 4 बार में। उल्टे क्रम में लिखते चलना है कहने का मतलब अब यहाँ से। तो 6 4 ये हो जाएगा 6 × 4, अगला ये आ जाएगा उल्टे क्रम में 8 × 3, फिर ये उल्टे क्रम में 12 × 2 और फिर आ जाएगा 24 × 1। तो इतने प्रकार के संभव कोटियाँ हैं। अब इसी का सेकेंड पार्ट हल करते हैं। तो यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या बराबर ले लेते हैं अपन, कितने? 13 बोला है उसने, 13 ले लेते हैं। तो संभव कोटियाँ क्या हो जाएगी? संभव कोटियाँ बराबर से 13 किसके पहाड़े में आता है? पहले 1 से चालू करेंगे। 1 × 13 = 13। पहली कोटि हो जाएगी 1 × 13। फिर किसी के पहाड़े में नहीं आता है, अभाज्य संख्या है, 13 के पहाड़े में आएगा। इसको 13 × 1 = 13, तो ये हो जाएगा 13 × 1। इतनी ही कोटियाँ रहेगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? क्या हुआ? हाँ, इसको होमवर्क में रख देते हैं भाई। पहले इसको होमवर्क में रखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवाएंगे, इसको होमवर्क में रखेंगे। अब हम आपको अवयव बनाना सिखाएंगे। अवयव कैसे बनाते हैं, कंडीशन भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें से भी मैं एक करवाऊंगा केवल, बाकी आपको करना है। ये देखो, एक 2 × 2 अवयव बनाना है। ये संकेत है A बराबर AIJ। यह I पंक्ति को दर्शाता है और J स्तंभ को। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहली कंडीशन में ये जो अवयव है इसको इस तरह से निकालते हैं, I + J² 2। इसमें निकालने का ये है, अगले में ये। देखो, इसमें से मैं पहला और तीसरा बता देता हूँ, या तो एक करवाऊंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोला है इसने? एक अवयव है जिसका संकेत है A बराबर से AIJ। ये संकेत है अवयव का। कोटि क्या ली है इसने? कोटि बोला है 2 × 2। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। कोटि 2 × 2 का अवयव बनाना है। तो 2 × 2 का यदि अवयव है तो इसमें अवयव कौन कौन से आएंगे भाई? ये A1 2 A2 2, 2 अवयव आएंगे। 2 पंक्ति इसमें और 2 स्तंभ है। तो ये 2 पंक्ति हो गई, ये 2 स्तंभ हो गए, पंक्ति हो गई। अगला है A2 1 और एक सेकेंड, ये A1 1 कहलाएगा और A1 2 कहलाएगा। पहली पंक्ति का पहला अवयव, फिर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, फिर ये A2 1 और ये हो जाएगा A2 2। ठीक है, अब इतने अवयव हमको निकालना है। इसके मान यहाँ लाकर रखेंगे। इसके लिए पहला पार्ट जो है उसमें संकेत दिया है कि AIJ बराबर से होता है, बोले I + J का स्क्वायर अपॉन 2। इसकी मदद से निकालना। तो देखो, मुझे 1 1 निकालना है, तो ये I के प्लेस पे 1 रखना पड़ेगा और J के प्लेस पर 1 रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले I = 1 और J = 1 रखने पर यहाँ क्या बनेगा? I का मान 1, J का मान 1 बराबर, यहाँ रखेंगे I के प्लेस पर 1 प्लस J के प्लेस पर 1 पूरे का वर्ग और बटे में 2। ये 1 + 1 तो ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 अपॉन 2 करेंगे तो ये बचेगा 2। अब A1 2 निकालना है मुझे। क्या निकालना है? 1 2, यानी I की जगह 1 और J की जगह 2। तो I बराबर 1 और J बराबर 2 रखने पर यहाँ रखेंगे A1 2 बराबर I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 2 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर अपॉन 2। 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 बटे 2। अब ये निकालने के लिए I के बराबर कितना? 2 और J के बराबर 1 रखने पर यहाँ रखेंगे A2 1, I का वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 धन 1 यानी 3 का वर्ग बटे 2, 3 3 9 बटे 2। अब नेक्स्ट वैल्यू ये निकालना है, तो I बराबर भी 2 और J बराबर भी 2 रखने पर ये रखते हैं। तो A2 2 बराबर से I + J का स्क्वायर अपॉन 2।
2 और 2 कितना हो गया, 4 का वर्ग बटे 2, 4 चौक 16/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब पूरे मान आ गए हमारे पास 4, तो हम a बराबर से वैल्यू हमारी देखिए a11 का जो मान है, ये a11 का मान है हमारे पास में, a11 का मान किसके बराबर है, 2 के बराबर, यहाँ रख देंगे 2। फिर यहाँ a12 का जो मान है वो a12 का मान किसके बराबर है हमारे पास में 9/2, तो ये हो जाएगा 9/2। a21 का मान भी 9/2 और a22 का मान है 8 के बराबर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी आधार पर आप बाकी के 2 पार्ट होमवर्क में हल करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी सब आप होमवर्क में हल करना, कल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक